आज जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 26, जिसमें सेल्स टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट है कि उसको भरना है, हम वो पढ़ेंगे। और सब लोग, मुझे जो अमित साहब से फीडबैक मिला है कि लॉ से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें सिखा देंगे हम रिटर्न कैसे भरे। ऐसे ही है जैसे इनकम टैक्स में हम कहते थे बस भाई ये स्लाइडें खत्म करो और लॉ की तरफ आ जाओ, रिटर्न की तरफ आ जाओ, हम सीख लें, बाकी हम पढ़ लेंगे किताबों से। लेकिन बहरहाल हम भी आखिरकार उधर पहुंच गए। और ये 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन जो है, हम सेल्स टैक्स रिटर्न पढ़ेंगे। सेक्शन 26 से ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेल्स टैक्स रिटर्न किसने फाइल करना है, उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जितने भी, अब कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको तो रिटर्न वैसे भी नहीं भर सकता, वो यूजर आईडी और पासवर्ड उसके पास होगा नहीं। तो जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिनके पास सेल्स टैक्स STRN नंबर है, उनके लिए लाजमी है कि वो हर महीने 15 या 18 तारीख को अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न भर दे। हर बंदा 15 या 18। 15 उन लोगों के लिए है जिन्होंने नील रिटर्न भरना है, यानी उनको परचेजेस और सेल्स सेम हो या सेल्स कम हो, परचेजेस ज्यादा हो, जैसे इंपोर्टर्स वगैरह होते हैं, जिनकी नेट लायबिलिटी सेल्स माइनस परचेजेस कम हो और उनको लायबिलिटी पे न करनी हो, वो 15 को भर दे। और जिनकी कुछ ना कुछ 10 रुपए, 15 रुपए, 1 लाख, 1 करोड़ लायबिलिटी बनती है, वो 15 तारीख को सिर्फ लायबिलिटी भर दे, चालान भर के रख दे। उनको फिर चालान भरने के साथ 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते। ठीक है, अगर चालान नहीं भरना है, बहुत सारे होते हैं ना इनकम टैक्स में रिटर्न भी, कि आपकी इतनी विदहोल्डिंग हो चुकी होती है, आपको पेमेंट नहीं करनी होती है, लेकिन बहुत सारों में आपकी पेमेंट आ जाती है। तो पेमेंट करने वालों को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो 3 दिन 18 तक रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन उससे भी एक पहले जो इन्होंने एक्टिविटी करनी है, वो है अनेक्जर C। हम ये अनेक्जर पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिटर्न पे आ जाएंगे कि अनेक्जर C, A, B, C, D, हम आज 4 पढ़ेंगे और फिर रिटर्न की तरफ आएंगे। अनेक्जर C होता है, मैंने पहले भी बताया था, आपकी सेल्स, जितनी आपने सेल्स की है पूरे महीने के अंदर, 1 तारीख से लेके 30 भी हो सकता है, 31वां महीना, 28वां महीना भी हो सकता है, 28, 29, 30, 31, 4 हो सकते हैं। फरवरी 28, 29 हो सकता है, चौथे साल वो 29, और मार्च और ये जो है 31 वाले हैं, जनवरी वगैरह, बाकी जो है 30 वाले। तो ये पूरी की पूरी महीने की सेल, पहली से लेके आखिरी तारीख तक, जो भी आखिरी तारीख है महीने की, उनकी टोटल सेल्स आपने अगले 10 दिनों में लाजमी FBR के साथ शेयर करनी है। एक्सेल फॉर्मेट में जो FBR ने पहले से बताया हुआ है कि किस फॉर्मेट पे देनी है। आपने सिंपली क्या करना है कि अपने अकाउंटेंट को बताना है कि आप ये FBR का जो फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड करके एक्सेल शीट में रख ले। जो जो डेली सेल होती रहे, पहली तारीख से लेके 30 तारीख तक, हम सब जो एक महीना, 1 से लेके 30, वो डेली बेसिस पे, आज एक दिन एक इनवॉइस इशू की है, कल 2 की है, फिर किसी दिन नहीं हुई है, तो आप पूरे महीने की सेल्स को उसमें रोजाना बेसिस पे वो लिखते जाएंगे। जैसे आप बुक में लिखते हो, पुराने जमाने में करते थे बिजनेसमैन, बुक में लेते थे आज की इतनी सेल, आज की इतनी सेल, आज इतनी खरीदारी की। इसी तरह आप एक्सेल की शीट बनाते रहेंगे और उसको, शीट को हम कहते हैं अनेक्जर C, यानी सेल्स। और ये सारे अनेक्जर्स रिटर्न का पार्ट होते हैं, उनके बगैर रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। लाजमी है वो अनेक्जर्स आप फिल करें, अगर नहीं है इंपोर्ट तो खैर है, आप 0 का फाइल करें, लेकिन ये अनेक्जर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, ऑटोमेटिक उसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं। सबसे पहले जो हमारा अनेक्जर है वो अनेक्जर A है, यानी कोई भी चीज सेल करने से पहले आप उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, परचेज नहीं करेंगे तो सेल कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है अनेक्जर ए यानी डोमेस्टिक परचेजेस। ठीक है, दो किस्म की परचेजेस होती है, फिलहाल हम डोमेस्टिक परचेजेस की बात कर रहे हैं। तो आप पहले अपनी अनेक्जर ए जो है, पहले जब स्ट्राइव नहीं आया था या अनेक्जर सी जो है वो नहीं पहले 10 तारीख को फाइल होते थे, तो ये अनेक्जर ए खुद बनाना पड़ता था। लेकिन अब एफबीआर ने ये फैसिलिटी कर दी है कि पूरे पाकिस्तान से सबको अनेक्जर सी फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डाल दी है। हर बंदा 10 तारीख को अनेक्जर सी फाइल लाजमी करेगा, ताकि उसका जो बायर है उनके गुड्स का, इसका अनेक्जर सी, दूसरे का अनेक्जर ए हो, तो उसके पास अनेक्जर ए का डेटा ऑटोमेटिकली मौजूद हो। वो अगर कोई सेल परचेज इनवॉइस भूल भी गया है, ये सिस्टम इसको नहीं भूलने देगा। तो अनेक्जर ए में क्या आता है, आपकी परचेजेस, डोमेस्टिक परचेजेस, और वो कहां से आती है, आप फीड नहीं करते हो। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा डेटा होता है, वो इसलिए वो क्लब कर लेता है, तो आप वो मैनुअल भर सकते हो। बाकी जितनी भी आपकी परचेज इनवॉइसेस हैं बिलों के अलावा, वो आपको एफबीआर खुद हर महीने की 10 या 11 तारीख को आपके सिस्टम में डाल देगा, ताकि आप 18 को जब रिटर्न भरने जा रहे हो तो आपको परचेजेस की टेंशन ना हो। और सेल्स तो वैसे ही आपने खुद अपलोड 10 तारीख को कर देनी है। तो जो बाकी रह गया वो अनेक्जर ए है, और अनेक्जर ए एफबीआर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर 10 तारीख को आपके पास रेडली अवेलेबल, पाकिस्तान में किसी भी बंदे से आपने परचेजेस की है तो उसकी जो है अनेक्जर सी 10 तारीख को हमारे पास आएगी। अगर किसी की अनेक्जर सी नहीं आया तो एफबीआर के डेटाबेस में वो आपकी परचेजेस में शो नहीं होगा। तो फिर आप उस वक्त क्या करोगे, ये आपके फायदे के लिए है कि यार आपकी परचेजेस जो है वो कम क्यों हो गई, मैंने तो 1 लाख की खरीदी थी, 90,000 की क्यों है। तो आप उसे फोन करोगे कि भाई मैं रिटर्न भर रहा हूं, तुमने अपनी अनेक्जर सी क्यों नहीं फाइल की है। 11 तारीख को ही आप उसको फोन करके कहोगे अनेक्जर सी फाइल करो, वरना मैं पैसे नहीं दूंगा, मैंने जो परचेजेस किए मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, आप अनेक्जर सी फाइल करो। तो ये एक किस्म का प्रेशर है कि मेरे पास अनेक्जर ए है जो मुझे बता रहा है 10 तारीख को कि मेरे 10 बंदों ने तो अनेक्जर सी अपना फाइल किया है, लेकिन मेरे 11वें बंदे ने मेरे साथ धोखा किया, वो अनेक्जर सी फाइल नहीं कर रहा। ठीक है, तो अनेक्जर ए क्या हुआ, डोमेस्टिक परचेजेस का डेटा, और वो कहां से आता है, ऑटोमेटिकली, इसको कहते हैं ऑटो पॉपुलेट। आपको एफबीआर देता है, आपको, हाँ, ऑडिट के वक्त आपको रसीदें संभाल के रखनी है कि जी ये अगर ऑडिटर पूछ ले 1 साल बाद 2 साल बाद, जब भी ऑफिसर ऑडिट खोले तो आपने वो इनवॉइसेस उसको दिखानी है। लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करोगे हर महीने, वो एफबीआर को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑडिट चौथे साल 5वें साल सिलेक्ट हुआ तो उस वक्त वो मांग सकता है। नॉर्मली जिनका अनेक्जर ए फाइल होता है उससे हम मांगते भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम में मौजूद है। उसके बाद आपकी, जैसे मैंने बताया, एक डोमेस्टिक परचेजेस है, दूसरी है इंपोर्ट से भी तो परचेजेस करते हो ना। अगर आप फैक्ट्री है, केमिकल्स पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं, आप लेदर की एक फैक्ट्री हो, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ इंपोर्ट होते, तो दो तरीके हैं, या तो इंपोर्टर से ले लो, ठीक है, वो आपकी इंपोर्टर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आपको देगा, वो उसके अनेक्जर सी में आएगा। अगर इंपोर्टर के पास भी नहीं हो, आप कहते हो कि नहीं मुझे मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में बल्क, गुल अहमद है फॉर एग्जांपल, या हब लेदर है, उनकी बल्क परचेजेस होती है, तो वो खुद भी इंपोर्ट करते हैं कि मुझे चाइना से सस्ता पड़ता है, मैं इंपोर्टर से क्यों लूं, 5 रुपए महंगा क्यों लूं, मैं डायरेक्ट क्यों ना चाइना से इंपोर्ट करवा लूं। तो वो आपको अनेक्जर बी जो है वो इंपोर्ट परचेजेस है, ये भी आपको एफबीआर अवेलेबल करके दे देता है। वो कैसे, इंपोर्ट जब भी आप करोगे तो आप क्या करते हो,
कस्टम के पास गुड्स डिक्लेरेशन, जिसको जीडी कहते हैं, वो फाइल करोगे कि मेरे ये 5 लाख का माल आया है, मुझे क्लियर करने की इजाजत दी जाए, ये फलां केमिकल्स है या फलां बटन है। अगर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि इंपोर्टेड बटन होने चाहिए, फलां कंपनी इटली के होने चाहिए, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए करते हो। तो जो जो चीजें हैं आप इंपोर्ट करते हो, तो कस्टम के पास आपका डेटा महफूज हो जाता है। और अगर आपने वैसे कह दिया कि ये मेरी इंपोर्ट्स है, तो एफबीआर नहीं मानता। एफबीआर आपको मैन्युअली इजाजत नहीं देता। ये भी आपका ऑटो पॉपुलेट, इसको जो लफ्ज खुद एफबीआर आपको रिटर्न के अंदर दे दे, तो उसको हम कहते हैं ऑटो पॉपुलेट। इनकम टैक्स की मिसाल ले लो, आपने मालूमात में गए होंगे, जब उसको क्लिक करते तो आपने जो गाड़ी ली है, जो प्लाट लिया है, या जो विदहोल्डिंग सैलरी ली है, उसका पूरा डेटा आ जाता है ना। उस साल डालेंगे तो वो पूरा का पूरा डेटा, तो ये आपके रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। या मैंने तो ये भी देखा है, अमित साहब इसको सेकंड करेंगे, कि मैं लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न, तो वो पूरा का पूरा प्रीवियस रिटर्न मेरे उसमें आ जाता है, ताकि मैं उसको सिर्फ फिगर चेंज करता रहूं। मेरी सैलरी है 50 लाख थी पिछले साल, अब 52 लाख हो गई, मैंने चेंज कर लिया। तो इस तरह मुझे आसानी होती है अगर वो ऑटो पॉपुलेट हो। और विदहोल्डिंग मेरी कुछ के अलावा, जैसे मेरे ख्याल में मोबाइल फोन्स हो गए, बिजली का बिल हो गया, इस पे जो हमारी विदहोल्डिंग होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, उसके अंदर वो मैन्युअली डालने की इजाजत है। लेकिन सेल्स टैक्स में इंपोर्ट की मैन्युअल एंट्री की इजाजत नहीं है। जैसे ही आपने अपना एनटीएन जो है वो डाला, एसटीआरएन डाला, यूजर आईडी पासवर्ड डाला, तो ये डेटा आप करेंगे कि इंपोर्ट अपलोड डाउनलोड इंपोर्ट डेटा, तो वो खुद ब खुद डेटा आपके पास आ जाएगा। ये है एनेक्जर बी, यानी हमारी दोनों परचेजेस कवर हो गई। एक जो है वो अनेक्जर ए में डोमेस्टिक परचेजेस, और दूसरी जो है वो इंपोर्ट स्टेज पे, दोनों मेरी परचेजेस। अब उसके बाद जो मेरा काम है, जहां से शुरू होता है, वो है अनेक्जर सी, जो किस तारीख को सबमिट करना होता है, 10 तारीख को। और एफबीआर ने ये नहीं किया कि 10 तारीख को बैठ के तुम एक एक एंट्री डालो। उन्होंने ये किया है कि आप अपना डेटा एक्सेल शीट में हमारे फॉर्मेट पे, इनवॉइस नंबर, बायर नेम, बायर्स एसटीआरएन, जिसको जो आपका बायर है, आप तो सप्लायर हो गए ना, अनेक्जर सी है, इनवॉइस की वैल्यू, सेल्स टैक्स स्टैंडर्ड रेट पे, टाइप क्या है, क्या चीज बेची है, एचएस कोड क्या है, वो हम जब रिटर्न भरेंगे तो बताऊंगा। ये सारे के सारा फॉर्मेट एफबीआर देता है, जिसमें आपने सिर्फ डेटा एंटर करना है डेली बेसिस पे। और जब वो बन जाए अनेक्जर सी, 30 तारीख को मुकम्मल हो गया पूरे महीने का, तो अगले 10 दिन है कि काट पीट करनी है, देखना है, ये करना है, कोई चीज रिटर्न हो जाती है, आपने फिलहाल उसको निकाल देना है। तो ये सारी चीजें करके 10 दिन आपके पास हैं कि उसी अनेक्जर उसी एक्सेल की शीट को एफबीआर के पैटर्न पे अपलोड कर दे, तो एफबीआर उसको आपका रिटर्न खुद उठा लेगा, लेकिन वो फीडिंग आपकी तरफ से होगी। और अगर आपने कोई गलत एंट्री डाल दी, किसी को गलत इनवॉइस इशू कर दी, तो फिर उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी, अब एफबीआर की नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये आप अपना डेटा अपलोड कर रहे हो। मेरी सेल का एफबीआर को तो पता नहीं हो सकता ना, मेरी परचेजेस का तो इसलिए पता है कि मैंने इसके सारे सप्लायर को कहा है कि तुमने मुझे जो है, जो भी सेल की है वो अपलोड करो 10 तारीख को, ताकि 11 को मेरा डेटा एफबीआर मुझे दिखा दे। ठीक है, तो अब ये अनेक्जर सी है, जो हम रिटर्न पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके बाद अनेक्जर डी है। जिस तरह इंपोर्ट का जो है वो अनेक्जर बी है, तो इसी तरह एक्सपोर्ट भी, जो भी चीज आप करते हो कस्टम के पास, उसकी जीडी महफूज होती है। जीडी इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट, जिस तरह हमारा रिटर्न और इनवॉइस डॉक्यूमेंट है,
ठीक है, सेल्स टैक्स में। इसी तरह कस्टम जो है उसको जीडी कहता है, गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जिस तरह होता है, ये है गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म, कि मेरे ये गुड्स इतनी क्वांटिटी में इतने वैल्यू के ये मैंने इंपोर्ट करने हैं या एक्सपोर्ट करने हैं। जहां इंपोर्ट करने में इंपोर्टर नेम में अपना डेटा डालूंगा, जहां एक्सपोर्ट करना है मैं एक्सपोर्टर नेम में अपना डेटा डाल दूंगा। दोनों फॉर्म्स को गुड्स डिक्लेरेशन कहते हैं, क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे क्या गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, मेरे क्या गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स या एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या है, गुड्स डिक्लेरेशन। तेज जा रहा हूं तो मुझे बता दो, सही जा रहा है क्या साहब, पक्का समझ में आ रहा है? चले, उसके बाद मैंने कहा था 4, लेकिन चलो एफईडी का भी हम पढ़ ही लेते हैं। अनेक्जर ई भी है। मैंने पहले क्या कहा था, एफईडी और सेल्स टैक्स का रिटर्न अलग अलग नहीं होता, इसी रिटर्न को सेल्स टैक्स रिटर्न कम एफईडी रिटर्न कहते हैं, यानी दोनों एक ही है। सिर्फ इसमें अनेक्जर ई में आपने डेटा फीड करना होता है कि जी इतने मैंने एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद हम आएंगे असल चीज के ऊपर। इस जी बिल्कुल 10 तारीख तो मैक्सिमम लिमिट है, अगर आप पहली तारीख को भी करना चाहें तो कर सकते हो। 1 से लेके 10 तारीख तक आपका रिटर्न हमेशा पहली तारीख को खुलता है, ये देर में रखिएगा। उसका डेटा आप इवन रिटर्न भी पहली तारीख को भर सकते हो, पूरी की पूरी रिटर्न, ये पाबंदी नहीं है। जैसे 30 सितंबर एक लास्ट डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न की, लेकिन आप 28 को भी भरते हो, 25 को भी भरते हो, पहली सितंबर को भी भरते, बहुत सारे भर देते हैं। हमीद साहब तो हमारे आरटीओ के वो ऑफिसर है जो हमेशा 15-20 दिन बल्कि कभी कभी 1 महीना पहले भरते हैं। हम आखिरी तारीख, और ये भी इंतजार करते हैं कि यार एक एक्सटेंशन मिल जाए तो फिर भरेंगे। इस दफा किस तारीख को भरा था आपने रिटर्न अपना? 12 जुलाई को। और कितनी पेमेंट की थी? 4 लाख रुपए सर ने टैक्स दिया है, इसके अलावा जो इसकी सैलरी पे कटा है। हम तो, मैं जो रिटर्न भरता हूं, मेरी तो है ही सैलरी इनकम, तो मेरा जो कट गया उसी में जान छुड़ा देता। ठीक है भाई, इतना कट गया, मेहरबानी। लेकिन सर ने 4 लाख पे कर दिए। सर बहुत पढ़ाते हैं आईबीए में, इधर उधर इनकी इनकम अदर सोर्सेज बहुत ज्यादा है। हमने तो इसी महीने शुरू किया, अगले महीने शायद हमारी, अगर अमजद हमें सैलरी दे दे तो हम चलेंगे। अच्छा, ये